नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह, लीगल एडवाइज़र एसएलए, आज आपके बीच में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का दूसरा वीडियो, पहला वीडियो तो हो गया, दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने जो है ना प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और इंश्योरेबल इंटरेस्ट में ही अभी हम हैं, जिसमें हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट में जो लोगों ने परिभाषा किया है उस पर भी, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने हायर परचेज एग्रीमेंट वाले को का भी इंटरेस्ट बनता है, उसे भी समझाया बताया। और उसी से रिलेटेड जो है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट एराइजेज विद आर विदाउट ओनरशिप, विद ओनरशिप एंड विदाउट ओनरशिप, बिना ओनरशिप के भी एराइज कर जाता है। उसमें का इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द कंसेप्ट इट इज़ नेसेसरी टू गिव द फैक्ट ऑफ द केस दैट द रिस्पॉन्डेंट, एक केस था जिसमें हाई कोर्ट ने दो प्रिंसिपल इशूज सॉल्व किए थे। मिस्टर जगदीश प्रसाद फॉर बजाज मेटाडोर टेम्पो make 1994 agreement dated 17/2/1994 thereby a finance the vehicle finance थी according to the insured and respondent plaintiff since lease agreement was but not being paid। उससे मतलब इंश्योरेंस तो था ही था, उन्होंने हायर परचेज भी किया हुआ था, हायर परचेज में वो पैसे नहीं जमा कर पाए थे, तो उस हायर परचेज करने वालों ने दूसरे को कर दिया। मतलब गाड़ी जैसे गाड़ी खींच जाती है दूसरे को दे देते, दूसरे को कर दिया। मिस्टर जगदीश द व्हीकल वॉज टेकन बैक फ्रॉम हिम एंड देयर आफ्टर गिवन टू द रिस्पॉन्डेंट नंबर 2। दूसरे थे कौन? कश्यप, मिस्टर प्रेमपाल कश्यप है, उन्होंने हायर परचेज एग्रीमेंट लिया। द व्हीकल वॉज इन्वॉल्व विथ एन एक्सीडेंट, उसके बाद ही एक्सीडेंट हो गया। पहले वाले ने तो पैसे नहीं जमा किया, उससे लेकर के दूसरे को दे दी, दूसरे वाले ने हायर परचेज में गाड़ी ले लिया, लेकिन गाड़ी लेने के बाद उनके यहाँ एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट हो गई तो विच हैविंग बीन क्लेम क्या हुआ, क्लेम लॉस किया उन्होंने, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दी। प्लेंटिफ फाइल्ड द सब्जेक्ट सूट एंड वेदर देयर वाज ए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डिपेंडेंट, और इस ग्राउंड में रिजेक्ट किया कि उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं था, पहले वाले ही बनता था। वेदर द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बीइंग फाइनेंसर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट नाउ रिस्पॉन्डेड टी फाइनेंस लिमिटेड, जो क्या इसका राइट बनता है नहीं बनता है, इसी केस में उन्होंने साबित किया, बताया, और हायर परचेज एग्रीमेंट वाले का भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस BN सेनानी हैज़ गिवन द मीनिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को मीनिंग उन्होंने क्या दिया? The interest of the insured must exist in the case of the marine insurance at the time of the loss, and insured must have some relation to a concern in the subject of the insurance. The service which insurer offers is very reference to the goods and insurable interest has to be respect of the goods. To put it into other words, insurable interest is a property would be such interest as said make the loss of the property to cause pecuniary damage to the assured। जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसका कोई पेक्यूनियरी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, पेक्यूनियरी मीन आर्थिक लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, पैसे उसके नुकसान में जा रहे हैं, उससे तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। मरीन में के केस से उन्होंने इसको लिया, रेफरेंस लिया। The legal principle applicable to a meaning of the insurable interest will remain the same whether for marine insurance or motor vehicle. The meaning of insurable interest has been further expounded by the division bench of the Jammu and Kashmir court in the case of Messrs Oriental Insurance Company Limited and Shyamlal Mattu, wherein the division bench reproduced and adopted the paragraph from the Banerjee law of the insurance। Banerjee law of insurance उन्होंने क्या पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट सिनोनिमस विद द लीगल इंटरेस्ट, लीगल इंटरेस्ट का सिनोनिमस नहीं है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो नहीं है। दस एन इंटरेस्ट ऑन एन एग्रीमेंट टू परचेज इज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर उसका कोई एग्रीमेंट हो जाता है, वो खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन जाता है। ए वेयर हाउस man who has assumed the obligation to insure the goods while in a position has an insurable interest। वेयर हाउस में आने वाली जो सब चीज़ें हैं वो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन जाता है। आने वाली चीज़ें हैं, नहीं आई है तो भी इंटरेस्ट बन के आ रही है, ठीक है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन रहेगी, रखी जाएंगी, उसका इंश्योरेंस करा लेगा, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। तो ऐसे ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट के विषय में बहुत सारे केस लॉज हैं, उनको केस लॉज को समझेंगे और केस वाइज केस उसको स्टडी किया जा सकता है। कई बार लोगों को नहीं पता होती है, और ये बृहत्तर
नॉलेज है, थोड़ा सा सर्वेयर लोग ये सबको नहीं पढ़े होते हैं, कोर्ट कचहरी और हमारी इंश्योरेंस की बुकों में नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरा मतलब है कि थोड़ा सा और कुछ दिया जाए, लोगों को समझ में आ जाए। बाकी ऐसे हम इतने बड़े विद्वान नहीं है कि हम आपको समझा सकें। फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और श्री बालाजी डेंटल लिबर्टी में क्या उन्होंने कोर्ट ने साबित किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन वेदर द रिस्पॉन्डेंट हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी द एडमिटेड फैक्ट इज दैट द रिस्पॉन्डेंट इज ए लेसी एंड हैज mortgaged द लीज hold interest to the corporation. Learned counsel for the appellant contended that he being not the owner of the property has no insurable interest। कैसे नहीं है? well, उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, उसके नाम से नहीं है, लेकिन लीज होल्डर तो है, लीज होल्डर है। तो इसीलिए आज की डेट में भी हमें जो इंश्योरेंस में कोई भी हायर परचेज और लीज ये सब कोई चीज केस आते हैं, कोई इंश्योरेंस का केस देना होता है, क्लेम देना होता है, तो उसको लिखना भी जरूरी रहता है। जो भी टोटल लॉस के केस में जो पैसे होते हैं उनको पहले देने के बाद जो बचता है तो इंश्योर्ड किया जाता है। ओनरशिप का उतना ही राइट है जितना सबका, उतना ही राइट है, जिसका जितना एक्सपेंस है वो उसके हिसाब से राइट भी है। ठीक है। ए मैन इज इंटरेस्टेड इन अ थिंग टू whom advantage may arise or prejudice happen from the circumstances which may attend it and whom it imported that its conditions as to safety or other qualities should continue। मेरे पास गाड़ी है, मैंने वर्कशॉप को दिया, मेरा इंटरेस्ट है, मैंने इंश्योरेंस करा रखा, सब कुछ करा रखा, लेकिन गाड़ी वर्कशॉप में गई, उसका भी इंटरेस्ट बनता है, वो भी इंश्योरेंस करवाता है, जो जिसको कहते हैं बेली, उस इंश्योरेंस करवाता है, और वहाँ पे कुछ भी होता है तो वो लोगों को क्लेम मिलता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो वहाँ पैदा हो गया, बिना ओनरशिप के पैदा हो गया। ऐसे ही ओनली दो ओनली दोज कैन रिकवर हु हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड दे कैन रिकवर ओनली टू द एक्सटेंट टू विच, वो एक्सटेंड भी गई, कितने एक्सटेंड में, जितना खर्चा किए हैं। दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज डैमेज बाय द लॉस, जो लॉस आ रहा है, जितना उनका पोर्शन डैमेज हो रहा है उतने ले सकते हैं। अगर 8 लाख रुपए का लोन दिया है, 12 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो 8 ही लाख पाएगा वो, उसका 12 लाख पूरा नहीं ले जाएगा, 12 लाख में से बचा हुआ अमाउंट इंश्योर्ड हो जाएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी ऑफ लॉ, ये पब्लिक पॉलिसी ऑफ लॉ का मतलब मतलब रीजनेबलनेस के साथ है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैज नाउ रिक्वायर्ड स्टेट्यूटरी requirement for a valid contract of insurance, so a public policy of law and Lord Macmillan observed it is the principle of public policy that a person who enters into a contractual engagement should be required to fulfill that, उसको फुलफिल भी करना होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में आ रहा है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज ए साइन ट्यूनन फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के लोग साइन ट्यूनन है, नाउ इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग अ वैलिड एंड इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। टाइम का रिलेशन है, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, टाइम का भी इसके साथ रिलेशन है। और को शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, को शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी उसी हिसाब से है, उसके भी केस लाज है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड परमेश्वरी साहनी के केस में भी डिसाइड किया गया था। नेचर ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, नेचर भी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, नेचर भी है। एक केस था, इसमें केस में इन्होंने क्या किया है, मोहरान गलवे और बाहर का केस है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैज़ बीन कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग एंड डिक्टा इन सम ऑफ ओल्डर केसेस which would tend to narrow it must be accepted with a caution। A study of the modern cases revealed that the vested and proprietary interest is not essential, but such interest may be merely possessory, enjoyed, contingent, diffusible, equitable and expectant। expectant भी हो, ये है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंट इंटरेस्ट देयर मस्ट बी ए सबसिस्टिंग राइट एंड टाइटल इन द इंश्योर्ड के पास होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस में प्रेजेंस, फायर इंश्योरेंस में प्रेजेंस है, मरीन इंश्योरेंस में प्रेजेंस है। लाइफ इंश्योरेंस है का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा इससे अलग है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन इंग्लिश लॉ ओनली इन लेटर फॉर्म ऑफ 18th century। द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1774 एक्वायरिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट एज ए कंडीशन फॉर द वैलिडिटी पॉलिसी। शुरुआती दौर में सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस थी, वही एक्ट आया था, उसके बाद भी ये आए थे। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड एंड द पर्सन फॉर whose benefit the insurance was affected must have an insurable interest। अब जैसे बाप बेटे, बाप बेटा बेटी भाई, जो भी लोग हैं, पिता, इन सब के साथ
The person for whose benefit the policy was effected shall not recover more than the value of such insurable interest. उतना ही ले सकता है जितना इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका था. एवरी पॉलिसी सेल कंटेन द नेम ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड. वो सभी पॉलिसियों में क्लियर कर देना होगा. उसमें इन लाइफ पॉलिसी फॉलोइंग पर्सनस है वे रिकॉग्नाइज्ड हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट ले सकते. दे में कन्वीनियंटली एंड कंसीडर्ड अंडर थ्री मेन ग्रुप्स में. पहला ग्रुप में क्या है? रिलेशनशिप बाय मैरिज, मैरिज से रिलेशनशिप पति पत्नी का. एंड ब्लड और एडॉप्शन, एडॉप्शन ब्लड ग्रुप, ब्लड रिलेशन भी होना चाहिए, एडॉप्शन से भी हो सकता है, आ सकता है. रिलेशनशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेने से, एग्रीमेंट लेने से भी, एग्रीमेंट से भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाता है. रिलेशनशिप अंडर स्टेच्यूटरी ड्यूटी, स्टेच्यूटरी ड्यूटी में भी रिलेशनशिप जैसे बिजली विभाग की गाड़ी है तो उसको, वो तो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वहाँ पे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम पे गाड़ी छपी हुई तो वो आ गया इंटरेस्ट, उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, रिलेशन बन जाता है. रिलेशनशिप अंडर स्टेच्यूटरी ड्यूटी. एबव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द फॉलोइंग. हस्बैंड एंड वाइफ का ही है, पेरेंट और चिल्ड्रन का है. क्रेडिटर्स डेप्टर, क्रेडिटर्स आर डेप्टर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द डेप्ट. जितना डेप्ट है उसका उतने में है. सियोरिटी है, प्रिंसिपल डेप्टर का है. एंड पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप इन द लाइफ ऑफ द को पार्टनर, को पार्टनर के लाइफ के लिए है. एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉइज से है. लैंडलॉर्ड का टेनेंट से है. एंड शेयर होल्डर्स का कंपनी से है. मास्टर्स का सर्वेंट से है, मास्टर और सर्वेंट का है. प्रिंसिपल एंड एजेंट से है, एजेंट का, एजेंट और प्रिंसिपल का है. ट्रस्टी एंड को ट्रस्टी का है, एक ट्रस्टी है दूसरा को ट्रस्टी है. हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को आप बहुत सारे केस LIC के आते रहते हैं. पेरेंट और चिल्ड्रन के दुनिया भर के है केस, उनको सबको आप जानते ही हैं. इन सबको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है. क्रेडिटर एंड डेप्टर के भी कंपनी के केस है. COT और COT का है और प्रिंसिपल डेप्टर का भी है. एंड पार्टनर इन द COT का मतलब क्या, बीच में जो COT होती है, और प्रिंसिपल डेप्टर. पार्टनर इन द लाइफ को पार्टनर में है. स्टेचुटरी ड्यूटी में कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई एम्प्लॉयर है, वो सबके नाम पे. ये LIC के केस में भी है, GIC के केस में भी है. एंड ये कनेक्टिकट म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस एंड बचत ढांचे का एक केस था जिसमें स्टेचुटरी ड्यूटी को क्लियर किया गया है. लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट. लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट. जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो भी उसमें लाइबिलिटी इंश्योरेंस की बनती है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट is a sign covenant for the valid insurance, and without it there can be no valid contract of insurance, and in such case insurer will be liable to the agreed person. The illustrated case is Liberty National Life Insurance Company and Weldon. In this case a nurse effected three policies from three different companies on the life of the niece without knowledge of the parents of the life insured. The niece was a child of the 2 years. One day, the nurse visited the child's house and gave her soft drink containing arsenic, as a result of which the child died within few hours. The nurse was prosecuted and convicted for murder. Not only this, the insurance companies were held to pay damage to the parent of the child for their negligence in issuing policies to one who had no insurable interest in the assured. कोर्ट ने उनको भी फटकार लगाई भाई. अगर वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब फादर एंड सन का रिलेशन होता, चिल्ड्रन का रिलेशन होता, वो सब, वो नीस थी, उसने उसको मारने के अंदाज से किया और पॉलिसी ले रखा था. और ये पॉलिसी जिसने दिया वो भी तो गलत था, तो इसीलिए उनको पेनाल्टी दी. इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन फायर इंश्योरेंस में है, सब में रहता है. ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी के पास तो ही है, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है. पोसेसर ऑफ प्रॉपर्टी के पास भी है, वो भी इंश्योरेंस करा सकता है. जैसे मैंने किराए पे कोई बिल्डिंग लिया और बिल्डिंग लेकर के जो ना अपना काम चालू किया हो, तो मेरा इंटरेस्ट है इसलिए हम उसको कराएंगे. बिल्डिंग को भी करा सकते हैं सेफ पॉइंट से. जो भी है मोर्टगेजर एंड मोर्टगेजी का है, लेसर एंड लेसी का है. लेसर एंड लेसी का एग्जाम्पल ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट और भी बहुत रहे हैं जितने हमने दिए. इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड मरीन इंश्योरेंस में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है. वहाँ पे भी कई लोगों के इंटरेस्ट रहते हैं जो आउट ऑफ बिना ओनरशिप के भी हैं, बिना जो ना उनका कोई टाइटल के हैं, उनके रहते हैं. व्हेन इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट अटैच एंड डिफिजिबल एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट होता है. लिमिटेड इंटरेस्ट होता है. चार्जेस, क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ये भी है. मास्टर सीमेंस वेजेस है, एडवांस रेट है, री इंश्योरेंस है, पार्शियल इंटरेस्ट है, बॉटमरी है, असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ
इसके बाद अब आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसी को थोड़ा सा हम बता करके बंद करेंगे, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत बड़ा था। अगर हम पूरा पूरा देखते, पूरा पढ़ते, पूरा आपको एकदम अच्छा सा बताते तो फिर पूरा नहीं हो पाता। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको लॉ की भाषा में उब्रीमा फाइड बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ उब्रीमा फाइड इज ए वेरी बेसिक एंड प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रीमा फाइड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों में गुड फेथ होना चाहिए। And if the utmost good faith is not observed by either party, the contract may be abided by other party. It is now well settled that an insurance contract is a contract of utmost good faith, and therefore the contracting parties are placed under a special duty toward each other, not only to refrain from active misrepresentation but to make full disclosure of all material facts within their knowledge. It has been said that there is no class of document in which the strictest good faith is more rightly required in courts of law than policies of the insurance. The principle of obrima fight applies to all types of insurance contract। जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं सब में ओब्रीमा फाइट होना चाहिए और प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। इंश्योर्ड को पूरी चीज़ें क्लियर करके देना है, जिसका डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा आता है और आपने कुछ भी छिपा लिया है, आपने नहीं बताया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, वो चाहे बीमारी हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे प्रॉपर्टीज की सेल से संबंधित हो, किसी भी जिससे इंश्योरेंस के क्लेम पे फर्क पड़ेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वहाँ नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए उब्रीमा फाइट कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। अटमोस्ट गुड फेथ एक्सेप्शन टू कैबिट इफ्टर रूल, कहीं पे भी कैबिट डालने से उसमें हो सकता है एक्सेप्शन हो जाए। Insurance contract are a special class of contract having many distinctive features. One of them is utmost good faith in a contract of insurance parties do a डू स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग। दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है। वो जो हमने डिस्क्लोजर था, डिस्क्लोजर इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योर्ड को बताना चाहिए, और इंश्योर्ड का तो पूरा क्लियर करना ही करना है। इंश्योरेंस कंपनी भी कोई छिपा नहीं सकती कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, और बढ़ा चढ़ा कर कि ये नहीं कि सब कुछ मिलेगा और बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी डिस्क्लोजर में ही आता है। वो राइटिंग अगर पकड़ में आए तो वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, डिफीट हो जाएगा। So, having many distinctive features, one of them is utmost good faith in contract of insurance parties to stand an equal footing with either with regard to the knowledge of the subject matter or with regard to the economic aspect of the obligation। Economic aspect of the obligation, क्या obligation उनका है वो। The parties do not stand on equal footing with regard to the economic inequality in the status of the contracting parties, and the superior knowledge of one party about the subject matter of the insurance is justly made as ubriva fight transaction an exception to the commonly accepted commercial rule of the caveat emptor, let the buyer beware insured under the contract of insurance stands buyer of the product, आई इंश्योरेंस। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि देखिए, डिस्क्लोजर तो इंश्योरेंस कंपनी को भी करना है, डिस्क्लोजर आपको भी करना है, और आपको पूरी चीज़ें बतानी है, गुड फेथ में बतानी है। इंश्योरेंस कंपनी को भी गुड फेथ में सारे बताने हैं, लेकिन वहाँ पे नॉलेज ब्रॉडर होता है। उस ब्रॉडर नॉलेज का आप उब्रीमा फाइड में केस नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो लोग 40 साल से, 35 साल से, 30 साल से, 20 साल से काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस के सारे रूल्स रेगुलेशन जानते हैं, लेकिन एक क्षण में आपको सब बता भी नहीं सकते हैं, और नहीं बता पाए हैं तो उसमें आपको मतलब आप कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं ले सकते हैं। आपका जो कोई निगेटिव पॉइंट प्लस में नहीं बदल सकता है। आपके ब्रीच का, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच के लिए जो आपने केस किया हुआ है, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी क्या मतलब सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या होती है कि लेट द बायर बी वेयर। आप खरीदने जा रहे हैं, पॉलिसी लेने जा रहे हैं, तो आपको अवेयर होना है। आप अवेयर होंगे। इन LIC वर्सेस GM, the landmark decision of the Supreme Court, it has been held at Supreme Court
that there must be a complete good faith in the part of the insured and the onus of the proving that the policy holder has failed to disclose information on material fact lies on the corporation. मान लीजिए कि एल आई सी है, एल आई सी ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, एल आई सी कहती है कि जो उन्होंने गुड फेथ में हमें सब चीज़ें बताई नहीं है, तो वो सब उसे तो सब कुछ बताना है, लेकिन अगर वो नहीं बताया है तो उसकी जो गलतियां हैं उसको निकालना, प्रूव करना, ब्रीच को बताना, ये इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है, वो करेगी। चाहे इन्वेस्टिगेशन करके बताए, चाहे जैसे करके बताए, उनको बताना पड़ेगा। द इंश्योरर एज वेल एज द इंश्योर्ड बोथ आर अंडर ड्यूटी टू मेक डिस्क्लोजर, जैसा मैंने बोला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो सब कुछ उनके जेब से नहीं ले सकते वो आप एक मिनट में। ये इन दिस केस द एश्योर्ड हु सफर्ड फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस एंड डाइड ए फ्यू मंथ आफ्टर द टेकिंग ऑफ द पॉलिसी, ये केस था, उसमें उस केस के सिलसिले में उन्होंने कोर्ट ने बोला था। जेनेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ का जेनेसिस क्या है? गुड फेथ इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, सभी इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है। लॉर्ड मैंसफील्ड is said to be the father of the principle of good faith. मैंसफील्ड इन्होंने प्रतिपादित किया होगा, इसलिए the principle of the good faith derived from the landmark case of the Carter and Bohem. Lord Mansfield, as the father of the English commercial and the insurance law, stated the principle of the good faith in Carter versus Bohem. Thus, insurance is a contract upon speculation. Contract upon speculation. The special fact upon which the contingent chance is to be computed lie more commonly on the knowledge of the insured only. Knowledge of the insured only, उसी insured को ही तो पता होगा। The underwriter trusts to the insured's representation and proceeds upon confidence that he does not keep back any circumstance in his knowledge to mislead the underwriter into a belief that the circumstances does not exist and induce him to estimate the risk, and if it did not exist, the keeping back of such circumstances is a fraud. अगर आपके पास नॉलेज है, आप जानते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है आपके पास, या और किसी भी तरह की बीमारी से आप ग्रस्त हैं, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको लगता है कि दिखने में तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और सामने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, लेकिन वो अंडरस्टूड है और उसको आपने हाइड कर दिया, तो इस तरह के किसी भी तरह के जो भी आपने छिपाव करे हुए हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दी है, या किसी भी तरह से जो है ना उनको आपने मतलब चीट या फ्रॉड के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, तो वो जो है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट और उबरी माफाइड यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। ए पॉलिसी वाज इफेक्टेड अगेंस्ट द लॉस ऑफ द पोर्ट विलियम, ये केस था, उस केस में बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज जनरली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योर्ड मस्ट बी वेरी क्लियर एज द डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट टू द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी को पूरी तरह से उसे बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अटमोस्ट गुड फेथ में दो ड्यूटीज हैं, किसकी? इंश्योर्ड की दो ड्यूटीज हैं, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर्स एंड ड्यूटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वॉट एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग that should be true, and whatever you are disclosing and giving information to the insured, that must be true। ये है, और उसमें छिपाया हुआ है कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी एक केस था जिसमें उन्होंने रिकैपिटुलेट द फैक्ट ऑफ द केस, वो फैक्ट के बेस पे था, उसमें फैक्ट बात सामने आया, और सामने आया तो भैया ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हो ही जाएगा। तो ऐसे में तो हमें ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑन बोथ पार्टी, दोनों तरफ भी है डिस्क्लोजर, लेकिन नॉर्मल चीज़ों का डिस्क्लोजर है, पूरा गैर नहीं कि पता लगा कि कोई आदमी ये केस लेकर के बैठ जाए कि आपने बताया था जी कि एक्सप्लोजन इम्प्लोजन फायर पॉलिसी में कवर है, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि हमें वो एमपीडी की पॉलिसी भी लेनी है। अरे हमारा जो कवरेज था उस कवरेज में हमारा अगर आ रहा है तो हमें उस पर फाइट करनी है, और अगर उसमें कवरेज में नहीं आ रहा है तो दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं बताएंगे। धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वहीं के सर्कमस्टेंसेस, वहीं के फैक्ट दोनों तरफ वाले ही लिए जाते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी का ब्रॉडर क्राइटेरिया होता है, और सोच समझ उनकी ऊंची है, बड़ी है, और उनके वो जो एजुकेटेड लोग हैं या उस विषय के एजुकेटेड लोग हैं, तो
उनसे और इनका कोई कंपेरिजन नहीं किया जाता है। ये लेने गया हुआ उनको देना है, पॉलिसी दे रहे हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने गुड फेथ में नहीं काम किया फिर तो अटमोस्ट गुड फेथ वहाँ पे भी रिमक फाइन लग जाएगा। स्पेशली ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट सभी में है, मरीन में है, फायर में है और इंश्योरेंस मोटर व्हीकल में है। और ये टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी कोर्ट डिसाइड करती है। डिस्टिंक्शन भी है, मटेरियल फैक्ट में क्या डिस्टिंक्शंस है वहाँ पे भी कोर्ट में डिफीट खा जाते हैं। और प्रूडेंट इंश्योरेंस टेस्ट भी होते हैं। प्रूडेंट इंश्योरेंस टेस्ट का मतलब कि आप इसको थोड़ा सा समझ लो। वेदर अ फैक्ट और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इन ए मटेरियल आर नॉट, इट विल बी द प्रूडेंट इंश्योरेंस टेस्ट। वेदर ए फैक्ट और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ए मटेरियल आर नॉट, उस पॉलिसी से रिलेटेड संबंध अगर है या वो मटेरियल फैक्ट हैं, अगर वो उस पर रिलेट करते हैं और हैं मटेरियल फैक्ट हैं, तो उसी टेस्ट को ही प्रूडेंट इंश्योरेंस टेस्ट कहते हैं। और टेस्ट नॉट द कॉमन ऑफ रीजनेबल इंश्योरेंस टेस्ट। द सेम टेस्ट जनरली अप्लाइज इन ए नॉन मरीन इंश्योरेंस आल्सो। सेक्शन 22 states as to material circumstances of the contract of insurance, they are the circumstances which would confluence the judgment of a prudent insurer। जजमेंट ऑफ ए प्रूडेंट इंश्योरर का मतलब है कि वो इंश्योरर प्रूडेंट है जिसने सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंश्योर्ड को देनी चाहिए थी दी थी, और जो चीज़ें कोई ऐसी छिपाने वाली चीज़ें नहीं उसने अपने पास रखी जो छिपाई गई हो, और किसी तरह से मिसलीड नहीं किया है। और मटेरियल फैक्ट सर्कमस्टेंसेज वाट एवर देयर आर that were appropriate and prudent, that is why this test is called as the prudent insurance test। इंश्योरेंस ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, जो इंश्योरेंस कंपनियों की ड्यूटी है वो बहुत बड़ी है। अब वो सब चीज़ें जो है ना अभी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा डिस्प्यूट में आती नहीं है और आएंगी, उनसे सबसे संबंधित कोई चीज़ होगा पूछा जा सकता है। मैं कोशिश करके बताने की कोशिश करूँगा फैक्ट विच वोट टू बी डिस्क्लोज्ड इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से फैक्ट है जिनको डिस्क्लोज करना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन से उनको करना चाहिए। मोरल हैजार्ड है, मोरल हैजार्ड को जान भी लेना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी नहीं जान सकती है तो वो उनके डिस्क्लोजर से पता लग जाता है। और मोरल हैजार्ड होते हैं, मनुष्य इमोरल हो सकता है, होता ही है, और आजकल तो 90% इमोरल है, चाहे जो भी हो, अपने आप कलेक्टर बता रहा हो, प्रधानमंत्री बता रहा हो, गवर्नर बता रहा हो, सब इमोरल है। इमोरल है, कोई रूल्स का फ़ायदा नहीं पालन नहीं करता है, सबको लालच है, उसका पंचर फ्री में बन जाना चाहिए, उसके घर में एक केला फ्री में आना चाहिए, बस सबका 1 to 1 95%। एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। और एक्सेप्शन क्या है, गुड फेथ के एक्सेप्शंस क्या हैं वो समझते हैं। ये है कि डिमिनिश रिस्क इज सुपरफ्लुअस टू डिस्क्लोज बाय रीजन ऑफ एनी इंश्योरेंस विद ऑर्डिनरी काज ऑफ हिज बिजनेस। अगर कोई भी जो है ना, अगर उससे ऊपर की चीज़ है, उसे नहीं समझ है, वो कोई एक्सेप्शन है, उसे एक्सेप्शन है। कोई आदमी इंश्योर्ड है, उसको पता ही नहीं है, कुछ चीज़ें फैक्ट्री में है या कुछ चीज़ें उसकी गाड़ी में है या कुछ चीज़ें उसके हिसाब से उसको नहीं पता है, उसे समझ नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, वो सुपर प्लस है, तो वो भी एक्सेप्शन में है। इट इज़ नॉट टू बी डिस्क्लोज बाई रीजन ऑफ एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी। कोई वारंटी एक्सप्लेड इम्प्लाइड वाला वो नहीं करेगा। इज़ नोन टू द इंश्योरर such as the statutory provision is known warranty is known to the insurer such as the statutory provision, और उसको मालूम है वारंटी है। its original source is the insurer himself and the information is waived by the insurer। इंश्योरर ने वेव कर दिया है कोई इंफॉर्मेशन, द इंश्योरर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इंश्योरर एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया है। इज ऑफ द पब्लिक नेचर and is relating to the prevailing law of the country, is irrelevant fact which are not material under a motor vehicle act, and the section 23 states some circumstances need not be disclosed by the assured in the absence of the inquiry by the insurer, and section 24 states that in each case it is a question of the fact whether any particular circumstances which is not disclosed is a material or not। अब ये देखना है कि वो कुछ ऐसी भी चीज़ें छिपा ली गई हैं या नहीं समझ बताई गई हैं, वो मटेरियल पढ़ रही हैं नहीं पढ़ रही हैं, उन पे भी ये जो है ना
वाला गुड फेथ का एक्सेप्शन आ जाता है, और इररिलेवेंट पे भी आ जाता है, एंड रिस्क ही डिमिनिश हो रहा है तो उसमें भी आ जाता है। इन Joel versus La Union and Crown, it has been held that the assured's duty to disclose does not include temporary illness. कोई temporary illness है उसको वो नहीं बताएगा। आर पासिंग in dispositions as no reasonable person would consider the materials to disclose. अरे कोई सामान्य बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, बैठ गया, खाना पीना खाया, और या कोई पेट में दर्द हो गया, ऐसे सब चीज़ बताने की जरूरत थोड़ा होती कि वो सबको हमको डिस्क्लोज करोगी। नहीं जी, हमें तो 6 महीना पहले पेट दर्द हुआ था, 2 महीना पहले ये हुआ था, और कल हेडेक हुआ था। ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब बहुत चीज़ें हैं। सप्रेशन ऑफ फैक्ट ना, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट का सप्रेशन कहाँ से देखा जाएगा, और इसके पे बहुत केस पड़ते हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ब्रीच करने के लिए चक्कर में लगी रहती है। आप अधिकारी लोग देखते हैं। इंश्योर्ड वाज नॉट नोइंग दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस व्हेन ही मेड प्रपोजल ऑफ पॉलिसी। अब आदमी को तो नहीं पता है कि मैं टीबी से बीमार हूँ, और उसने बीमा करा लिया। डिजीज वाज डायग्नोज सब्सिक्वेंटली, बाद में डायग्नोज हुई थी। देयर वाज नो केस ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट, वहाँ पे कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं है। उसको खुद ही नहीं पता है कि मैं बीमार हूँ, मैंने टीबी हुई है और बीमा करा लिया है। बाद में उसको पता लग रहा है कि उसके बाद टीबी हुई है, वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं है। LIC वर्सेस सफरिंग बाय फ्रॉम डिसेंट्री, कोई डिसेंट्री से सफ़र कर रहा है तो वो इनको बताता फिरेगा। वो ऐसा ये सब चीज़ें नहीं। अनुपम बेहरा एंड डिविजनल मैनेजर लेट दो द इंश्योर्ड डाइड ऑफ द हार्ट अटैक, माइनर एलिमेंट ऑफ द एंड कैजुअल नेचर लाइक बैक पेन। अब किसी का बैक पेन हुआ 2-4 दिन पहले हुआ, बाद में उसको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या नाम पे बताया नहीं, या 2 महीना पहले बताया नहीं। अरे आ गया हार्ट अटैक, आ गया, मर गया, बैक पेन हुआ तो पहले हुआ। ये सब मटेरियल फैक्ट नहीं है। व्हेन डिस्क्लोजर इज टू मेड, डिस्क्लोजर कब बोलना चाहिए? मरीन इंश्योरेंस में तो कर है बोलना, वहाँ तो करना ही पड़ेगा। यूजिंग द वर्ड मस्ट बी मेक्स डिस्क्लोजर ऑफ एवरी मटेरियल फैक्ट मैंडेटरी। द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज टू द इंश्योरर एवरी मटेरियल सर्कमस्टेंसेज विच इज known to the assured before the contract is concluded, and assured is deemed to know every circumstances which is the ordinary course of the business or to be known by him. Where the assured fails to make such disclosure, the insurers may avoid the contract. In other words, the insurer may repudiate the contract. देखिए यहाँ पे when disclosure is to made, आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं अपनी पूरी फैक्ट्री का या अपने पूरे घर का, आपने एक लिस्ट दे दिया, उस लिस्ट में आपने नहीं बताया कि हमारे पास ये फलानी आइटम भी है, और वही आइटम आपकी डैमेज हो गई, या आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, तो या इंश्योरेंस कराया तो उसका डिटेल वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, और कह रहे हो गया उसमें हमारी लिस्ट में था। ये चीज़ें डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, और ये डिस्क्लोजर ज़रूरी, इससे ज़रूरी है। आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में कभी पीछे लॉस आया था, या आपके जो ना आपकी फैक्ट्री की वजह से दूसरे को कोई थर्ड पार्टी को लॉस आया था, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेज आए थे जिसमें से ये कुछ चीज़ें, कोई मशीनरी इसी तरह से ब्लास्ट हो गई थी, ये सब चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन छिपाना, ये इनका डिस्क्लोजर करना बहुत ज़रूरी है। बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इसके, ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और आपने फैक्ट्री लिया, फैक्ट्री का पूरा इंश्योरेंस करा दिया, एक जगह ग्राउंड पड़ा हुआ तो उसमें आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बना करके फैक्ट्री बना दिया, फैक्ट्री बना करके उसमें आग लग गई, आग लग गया, आपका 9 करोड़ का, 10 करोड़ का, या 5 करोड़ का, 2 करोड़ का नुकसान हो गया। आपने इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताया, ये भी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनाया, उसके बाद जो भी आपका बीमा चल रहा है उसमें आपने इंक्लूड नहीं कराया, ये भी मटेरियल फैक्ट्री है। ड्यूटी ऑफ रिवाइवल का है, नॉन डिस्क्लोजर अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में है। तो ये तो रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का चौथा, अटमोस्ट गुड फेथ, ओरिमा फाइट, ओरिमा फाइट। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा धैर्य रखा, सुना, समझा, लेकिन बहुत कुछ मिला भी होगा, और अगर मिला है तो बड़े भाई जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक समझा पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बढ़ाइए आगे। थैंक यू वेरी मच।